हाय एवरीवन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आपको पता लग गया होगा कि जो आपके सेमेस्टर फर्स्ट के रिजल्ट हैं ड्यू सोल के, उसे क्या है डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है अपने मोबाइल फ़ोन से, और जो आपके रिजल्ट में कोई भी इशू आ रहा है उसमें या AB लिखा हुआ आ रहा है या ER शो कर रहा है या O या 0 शो कर रहा है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो भी आपके मन में डाउट हैं रिजल्ट को लेकर के, तो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो पाएँ। और ये मेरा फ्रेंड है, आपको ये बताएगा कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, ER का मतलब क्या होता है, या किसी स्टूडेंट के AB आ गया है तो उसे क्या करना है, और आपका नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम कब होगा, उसके लिए फ़ीस पे करनी है या नहीं करनी है। तो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं सिर्फ एक इस वीडियो पे। तो मैं अपने दोस्त के पास आपको लेकर चलता हूँ, ये आपको बताएगा पहले कि आपको अपना रिजल्ट कैसे चेकआउट करना है। तो मेरा नाम हर्ष है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको रिजल्ट को अपना कैसे चेकआउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्यू सोल की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, ड्यू सोल रिजल्ट डाल के आपको चेक करना है। और सबसे पहले जो आपके इंटरफेस शो होगा वो शो होगा आपका सेलेक्ट योर कॉलेज नेम। तो आपको काफ़ी स्टूडेंट के डाउट थे कि कॉलेज नेम में क्या सिलेक्ट करना है, अपना स्टडी सेंटर का नाम सेलेक्ट करना है या फिर अपने एडमिट कार्ड का सेंटर सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको अपने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग करके आपको शो हो रहा होगा रिजल्ट में, वो आपको सिलेक्ट करना है। सिर्फ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेलेक्ट करना है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट ये कुछ सिलेक्ट नहीं करना आपको, सिर्फ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग करके शो हो रहा होगा आपके ऑप्शन में, तो उसको आपको कॉलेज नेम में सिलेक्ट करना है। दूसरा आपका एग्ज़ाम सेशन जो आपका ऑटोमेटिकली आपका इसमें है फिल, और थर्ड है आपका फिल योर एग्ज़ाम रोल नंबर। इसमें आपको अपने एडमिट कार्ड की 11 डिजिट का आपका एग्ज़ाम रोल नंबर डालना है जो आपकी फ़ोटो के ऊपर होगा। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट इसमें 16 रोल नंबर डाल रहे हैं जिस वजह से आपका रिजल्ट शो नहीं हो पा रहा है। और नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है जो भी आपकी DOB है। फिर आपका कैप्चा कोड आपको इसमें फिल करना है जो आपका कैप्चा कोड है। फिर आपको प्रिंट स्कोर कार्ड में आप क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता लग गया होगा कि जो भी आपका सेमेस्टर फर्स्ट का रिजल्ट है आपको कैसे चेकआउट करना है। जो इसका लिंक है मैं क्या है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां विजिट करके जो भी आपका रिजल्ट है चेकआउट कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी इशू हो रहा है डाउनलोड करने में तो आप क्या है हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ क्या है जो भी आपका रिजल्ट है हम आपको डाउनलोड करके सेंड कर देंगे। तो ये तो बात हो गई रिजल्ट कैसे चेक करना है। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक पे हम यहाँ बात कर लेते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ जो भी स्टूडेंट के डाउट होते हैं रिजल्ट को लेकर के उसके बारे में, क्योंकि कई बच्चों ने हमारे पास कमेंट कर रखा है, वही हमने क्या यहाँ पे लिख रखा है, वही हम बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि रिजल्ट कैसे चेक करना है, वो हमने आपको बता दिया। और सेकंड क्वेश्चन है कि O का मतलब क्या है। कई बच्चे क्या है O को 0 समझ रहे हैं, तो आप बताइए ये क्या है आखिरकार। तो जैसा कि O का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। O का मतलब होता है आपका आउटस्टैंडिंग। जिस स्टूडेंट के मार्क्स 90 से 100 के बीच में आ रखे होंगे ना, तो उन स्टूडेंट को आपका O ग्रेड मिलता है। O ग्रेड मीन्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपकी। तो ठीक है, आपको पता लग गया होगा ये 0 नहीं है, ये O लिखा हुआ है। कई बच्चे क्या है इसे 0 समझ रहे हैं, तो आपको पता लग गया ये 0 नहीं है, ये O है। O का मतलब है आउटस्टैंडिंग, आपके क्या है अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और यह नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का कि रिजल्ट में हमें कॉलेज नेम कौन सा चूज़ करना है, तो वो आपको सर ने बता दिया था, एक बार दोबारा आप बताइए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको कॉलेज में कौन सा कॉलेज नेम सेलेक्ट करना है, तो आपको जो कॉलेज नेम सेलेक्ट करना है वो आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेलेक्ट करना है। ठीक है, सिर्फ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेलेक्ट करना है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कुछ सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। और यहाँ पे एक और डाउट आ रहा है, जो स्टूडेंट है वो पूछ रहे हैं कि हमारे रिजल्ट में क्या है जब हम चेक करने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ था नो रिकॉर्ड फाउंड, तो इसका मतलब क्या है आप ये बताइए। देखिए, जैसे कि आपका रिजल्ट में नो रिकॉर्ड फाउंड जो आ रहा है वो आपके रॉन्ग डिटेल फिल करने से भी हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सोल की तरफ से आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ हो। ठीक है, तो आपको वो कैसे पता चलेगा, आपको अपनी जो डिटेल्स है एकदम करेक्ट करके डालनी है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको सबसे पहले अपना कॉलेज नेम को सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपना DOB डालना है, आपको कैप्चा कोड डालना है, तो फिर आपको प्रिंट स्कोर कार्ड में क्लिक करना है तो आपको रिजल्ट शो होगा। अगर आप डिटेल रॉन्ग डालेंगे, कॉलेज नेम में कुछ और सेलेक्ट कर लेंगे, एडमिट कार्ड का नाम कॉलेज का, और या फिर आप अपने रोल नंबर एग्ज़ाम रोल नंबर की जगह रोल नंबर डाल देंगे 16 का, तो फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो शो नहीं होगा। अगर आप
रिजल्ट में सही भी डिटेल्स डाल रहे हैं तब भी आपको नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने सोल कैंपस को विजिट कर देना है, ठीक है। तो वहीं जाके आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट का, जो उनका रिजल्ट है वो डाउनलोड हो चुका है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे क्या ए बी लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, और जिनका ए बी लिखा हुआ आ रहा है तो उन्हें क्या करना है आगे, ये बताइए आप। देखिए ए बी जो होता है आपका अब्सेंट होता है, इसका मतलब तो अब्सेंट 2 रीज़न की वजह से आती है। या तो आप खुद अब्सेंट हो एग्ज़ाम में, अगर आपने कोई एग्ज़ाम अपेयर नहीं किया या कोई एग्ज़ाम दिया नहीं है तो उसमें आपकी बैक आ जाती है, अब्सेंट करके आपके रिज़ल्ट में ER शो हो जाता है। या फिर आप जो है अब्सेंट इस वजह से भी आ जाता है, जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया है फिर भी काफ़ी स्टूडेंट के अब्सेंट लगा देते हैं सोल वाले, वो आपकी ग्लिच की वजह से होता है, सोल की तरफ से कोई ग्लिच हो जाता है या फिर आप अटेंडेंस शीट में सिग्नेचर नहीं कर पाते तो भी आपका अब्सेंट लग जाता है। तो वो आपको सोल कैंपस विजिट करके ठीक कराना पड़ता है। जो भी आपका आपने पेपर दिया है मान के चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपके पेपर देने के बाद भी उस सब्जेक्ट में अब्सेंट आ गई तो आपको सोल कैंपस जाके आपको ठीक कराना पड़ेगा। अगर आपने अब्सेंट आपने खुद की वजह से आई है, आपने पेपर अपेयर नहीं किया है तो आप इसमें आपकी गलती है, तो आपको ये जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा अपकमिंग सेमेस्टर के साथ। और कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि हमने क्या है उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे दिया है फिर भी क्या है वहाँ पे ए बी लिखा हुआ रहा है, तो उन स्टूडेंट को यहाँ पे क्या करना है, क्या उन्हें वेट करना चाहिए 2-3 दिन का ताकि ऑटोमेटिक वहाँ पे ठीक हो जाए, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। अगर आपने एग्ज़ाम अपेयर किया है उसमें आपकी अब्सेंट शो हो रही है फिर भी, तो आपको क्या करना है 2 से 3 दिन वेट करना है। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती ऑटोमेटिक तो आपको ग्रीवेंस फॉर्म फिल करना है या फिर आपको सोल कैंपस के विजिट करना है अपने आईडी कार्ड, अपने सोल आईडी कार्ड के साथ और अपने रिजल्ट के साथ और आपके एडमिट कार्ड के साथ। ठीक है, ये तो आपने बता दिया। और यहाँ पे एक और डाउट है, जब हम रिजल्ट डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या है, जो लास्ट वाला कॉलम होता है ना वहाँ पे ER लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब क्या है, और जिनका आया है ER उन्हें क्या करना है आगे, ये बता दीजिए। ओके, ER का मतलब होता है आपका इसेंशियल रिपीट। अगर आपकी किसी सेमेस्टर में बैक आ जाती है या फिर आपने थ्योरी एग्ज़ाम अपेयर किया है, इंटरनल असाइनमेंट नहीं दिया तो भी आपके इंटरनल असाइनमेंट की वजह से उस सब्जेक्ट में ER आ जाती है, तो इसका मतलब इसेंशियल रिपीट होता है, वो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है आपके अपकमिंग सेमेस्टर में। ठीक है, और यहाँ पे एक और डाउट है, कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट आ रहा है कि उनके मेन OP लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये बता दीजिए एक बार। अगर आपके रिजल्ट में मेन OP शो हो रहा है तो आप इसमें 1 से 2 वीक आप वेट कर सकते हैं। तो आपका ये जो ग्लिच है, ग्लिच की वजह से स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है, तो अपने आप ही आप रिजल्ट को डाउनलोड करके देखेंगे ना कुछ दिनों बाद, तो आपका ये जो एरर है वो ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा एक और डाउट है, जो ये इंटरनल असेसमेंट है, यदि हम ये नहीं देते हैं तो क्या हम फेल हो जाएंगे, और क्या इसके मार्क्स जुड़ते हैं, क्या ये हमें पास करने में हेल्प करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए इंटरनल असाइनमेंट जो होते हैं आपके क्रूशियल पार्ट है आपके इंटरनल असाइनमेंट, तो इसके देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंटरनल असाइनमेंट नहीं देते तो आपकी सेमेस्टर में बैक आ जाती है और आपको ER करके मेंशन कर दिया जाता है। तो इंटरनल असाइनमेंट हर एक सब्जेक्ट का देना इम्पोर्टेंट है, हर एक सेमेस्टर का भी देना इम्पोर्टेंट है, तो इंटरनल असाइनमेंट आप ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम इंटरनल असेसमेंट नहीं देंगे और थ्योरी एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा मार्क्स ला लेंगे तो पास हो जाएंगे, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। यदि आप ये करते हैं तो आपकी क्या है, बैक आ जाएगी। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो भी आपके सेकंड सेमेस्टर में असाइनमेंट होने वाले हैं तो आप उसे ज़रूर दीजिए यदि आपको पास होना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SGPA क्या होता है? तो SGPA आपकी होती है सेमेस्टर वाइज ग्रेड पॉइंट एवरेज, जो आपकी सेमेस्टर में आती है। मान के चलिए फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट सेमेस्टर के आपका रिजल्ट आ गया, तो वो आपकी जो बनेगी ना SGPA बनेगी। आपकी जो एक सेमेस्टर की है वो SGPA होती है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका रिजल्ट कार्ड होता है वहाँ पे क्या है, CGPA लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। तो CGPA की फुल फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। फॉर एग्जांपल आपकी तब बनती है जब आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का मान के चलिए रिजल्ट आ गया दोनों सेमेस्टर का, तो आपकी CGPA शो होती है, आपके ईयर वाइज होती है ये CGPA, जैसे कि आप समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पे क्या है, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा अपनी तरफ से। अभी क्या है, सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं मई से, तो क्या स्टूडेंट को उसके लिए क्या है अलग से एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी पड़ेगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
देखिए, जैसे कि सर ने बताया कि आपका सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है उसके लिए आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में फ़ीस पे कर दी है। जो फर्स्ट ईयर की आपकी फ़ीस गई है वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस गई है एक साथ। तो आपको दोबारा कोई फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी। अगर कोई आपको साइबर कैफ़े वाला या फिर कोई भी बोलता है कि आपको दोबारा फ़ीस पे करनी है, तो आपको इनके बहकावे में नहीं आना। तो आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। आपके सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की एक साथ फ़ीस गई है फर्स्ट ईयर में। तो अब आपको जो फ़ीस पे करनी होगी वो नेक्स्ट ईयर पे करनी होगी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की एक साथ। तो ठीक है, यहाँ सीधा सा मतलब ये है कि जब आपने एडमिशन करवाया था ड्यू सोल के अंदर, तो क्या है आपने सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड की दोनों की फ़ीस एक साथ पे कर दी थी। तो आपको क्या है सेमेस्टर सेकंड के लिए अलग से पे नहीं करना है। उसमें क्या है जो आपने पहले फ़ीस पे की थी उसी में क्या है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तब क्या है आपको एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी होगी, जो एडमिशन फ़ीस होती है, ठीक है। और ड्यू सोल में क्या होता है आपको क्या है अलग से एग्ज़ाम फ़ीस पे नहीं करनी होती है हर सेमेस्टर वाइज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा एग्ज़ाम फ़ीस को लेकर के। और मैं यहाँ पे एक और आपको बात बताना चाहूँगा, अभी क्या है आपके इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसे क्या है आप मिस मत करना। यदि आप मिस करेंगे तो क्या है आपकी ER आ जाएगी, बैक आ जाएगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि असाइनमेंट आप ज़रूर कीजिए। और यदि आपको अपने इंटरनल असेसमेंट सोल्व करवाने हैं तो क्या है आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है हमने पिछली बार भी काफ़ी स्टूडेंट के असाइनमेंट सोल्व किए थे जिनके क्या है अच्छे मार्क्स आए थे और उनकी CGPA भी काफ़ी बेटर हो गई थी। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके रिजल्ट कार्ड में क्या है F लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन क्या है वो पास है, तो ये F क्यों लिखा हुआ आ रहा है, ये थोड़ा आप बताइए। देखिए, अगर आपके रिजल्ट में F शो हो रहा है तो अगर आप ओवरऑल पास है किसी सेमेस्टर में, जैसे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया फॉर एग्जांपल और आप इसमें पास है ओवरऑल, तो आप ओवरऑल में तो पास है। अगर किसी कंपोनेंट में TH या फिर TU या फिर PR, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। TH मीन्स आपका थ्योरी, जो आपने थ्योरी दिया है। TU यानी कि ट्यूटोरियल, और PR यानी कि प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के जो मार्क्स होते हैं आपके इंटरनल असाइनमेंट के बेस में होते हैं। तो अगर आपकी TH या TU या PR में किसी में भी F है और आप ओवरऑल पास है, तो इस F को हटाने के लिए, इस F के धब्बे को हटाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना इम्प्रूवमेंट पेपर देना पड़ेगा। तो ये देना इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो आपको, अगर आपने एग्ज़ाम अपेयर किया है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया, उसमें आपके TH या फिर PR या फिर TU में किसी भी कंपोनेंट में F शो हो रहा है और ओवरऑल आप किसी सेमेस्टर में पास है, तो आपको क्या करना है, आपको आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपको इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो आप इम्प्रूवमेंट दे के उसे अच्छा कर सकते हैं, F हटा सकते हैं। अगर आपको नहीं देना तो आप ओवरऑल पास है, उससे आपका कोई भी डिग्री में फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और मैं लास्ट में आपको एक और पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो क्या है वो अपना रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन करवाते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो ड्यू सोल है वो एक फॉर्म रिलीज करता है। यदि किसी स्टूडेंट को अपना रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन करवाना है तो क्या है आपको वो फॉर्म फिल करना है और जो भी उसकी फ़ीस होती है वो आपको पे करनी है। फिर क्या है जो भी आपका सब्जेक्ट था उसकी रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन हो जाती है। और इसका रिज़ल्ट कब तक आता है, इसमें क्या है 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं रिज़ल्ट आने में। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा, यदि कोई स्टूडेंट पास है तो मैं आपसे यही कहूँगा वो रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन ना करवाए। यदि आप करवाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि उस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं, तो आपको क्या है हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, जो भी आपको डाउट है वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।